हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सिलेक्शन का सफ़र। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान ज्योग्राफी की अपनी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। और पहले वीडियो में हमने राजस्थान के मैपिंग पर डिटेल में डिस्कशन कर लिया था, राजस्थान के नक्शे पर विस्तार से चर्चा कर ली थी। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मैपिंग पर। और मैपिंग का नॉलेज आपको देखो होना ही चाहिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो। चाहे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी, किसी भी लेवल पर आप भूगोल पढ़ रहे हो, मैपिंग का नॉलेज, मैप नक्शे का नॉलेज आपको होना चाहिए। और जैसा कि आपके बिल्कुल क्लियर है कि देर आर 33 डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, राजस्थान में कुल मिला के 33 जिले हैं। फिर आपका एक डाउट आएगा मेरे सामने कि सर, बहुत से विद्यार्थियों ने मेरे को मैसेज किए, फ़ोन किए और बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल पूछा कि सर, राजस्थान की ज्योग्राफी बदल गई क्या? पहली बात तो देखो, राजस्थान के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, पॉलिटिकल मैप बोल सकते हो, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी केवल इसी लेवल पे तो बदलेगी कि कोई पहाड़ी जो है वो पहले जयपुर में आती थी, अब किसी और जिले में आ जाएगी। ठीक है, पहले जोधपुर में आती थी, अब किसी और जिले में आएगी। लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से, ये अभी घोषणा हुई है, आप सब समझदार लोग हो, आपको पता है कि ये अभी सिर्फ घोषणा हुई है, ये चीज लागू नहीं हुई। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम देखें तो राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 ही जिले हैं। भविष्य में अगर ये चीज लागू हो गई, जो सरकार ने अभी घोषणा की थी, तो 50 जिले हो जाएंगे। और ये किस समिति की सिफारिश पर इन जिलों का बंटवारा किया जा रहा है, ये आपके करंट का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति, अभी सिर्फ इसको याद रखो। और थोड़ा सा बस ये कि कौन से जिले जो है उनको काटकर कौन से जिले बनाए जा सकते हैं। लेकिन बने नहीं है वो, उस पर अपने एक विस्तार से चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने, वर्तमान की चिंता पहले करें। अभी आपके सामने जो एग्जाम्स है, अभी जो एग्जाम्स आएंगे, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो, ठीक है, इन सब में जो जिले आएंगे वो 33 जिले ही आएंगे। ठीक है, तो वर्तमान की चिंता करें, भविष्य की चिंता ना करें। और अगर आपको अभी इन 33 जिलों का ही नॉलेज नहीं है कि कौन सा जिला कहां पर है, तो फालतू में ही आप भविष्य की चिंता कर रहे हो। अपने ही पहले नींव को मजबूत करो, आधार मजबूत करो। जैसे कोई भी जिला इसमें नया बनेगा, तो अगर आपको इन 33 जिलों का अच्छा नॉलेज है, तो आप अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, ये जिला यहाँ बना है, वो जिला वहां बना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, इन 33 जिलों को मजबूत कर लो कि कौन सा जिला कहाँ है, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो अपने ने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है कि राजस्थान में कौन सा जिला कहाँ पर है। इसके बाद भाई इस तरीके का एक और मैप ले लेना, इस मैप में क्या करना, प्रैक्टिस करना। और दूसरी बात, जो भी मेरी आप क्लास देख रहे हो उसमें इस तरीके से मैप लेके जरूर बैठें। भाई जो भी मैपिंग वाली चीज है, कोई भी मैप से संबंधित चीज है, वो अपने ने इस तरफ लिख दी, इस तरफ नोट डाउन कर ली, और इसके पीछे का जो ब्लैंक पेपर है उसमें आप क्या करना, जो अन्य चीजें हैं, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो चीजें आपने नोट डाउन कर ली। इस तरीके से बेहतरीन ज्योग्राफी के नोट्स तैयार हो जाएंगे और एकदम ज्योग्राफी टिप्स पे हो जाएगी। आप मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, आप खुद पढ़ो, लेकिन नोट्स इस तरीके से तैयार करके देखना एक बार, आपको खुद को पता लगेगा। वो कहते हैं ना, फील द डिफरेंस। तो आपको खुद को वो डिफरेंस फील होगा कि किस तरीके से ज्योग्राफी टिप्स पे होती जा रही है। और अगली चीज, बिना देर किए हुए अपने सीधा शुरू करते हैं भी। आज का जो अपना टॉपिक है, मैपिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान के नाम, राजस्थान की आकृति और राजस्थान के क्षेत्रफल पर। द नेम, शेप एंड एरिया ऑफ राजस्थान। यहाँ पर थोड़ा सा देखना भाई, क्योंकि मैंने हमेशा स्टॉप वॉच लेके चलता हूं मैं। तो एक बात आपको पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि अपने आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के नाम पर। क्यों क्यों अपने राजस्थान के नाम के साथ साथ शेप और एरिया, आकृति और क्षेत्रफल पर चर्चा नहीं करेंगे? क्योंकि क्योंकि जब मैं नाम की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं अपने इतिहास में चले जाएंगे। ठीक है, और इतिहास में जाकर फिर से अपने ज्योग्राफी में आएंगे। तो ये इतिहास और ज्योग्राफी साथ में अपने जब मिक्स, इससे अच्छा है कि भाई राजस्थान में अपने को मैपिंग का नॉलेज हो चुका है, राजस्थान के नाम पे चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अपने राजस्थान की आकृति और राजस्थान के क्षेत्रफल पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आज की क्लास में अपने क्या पढ़ने वाले हैं, अपने ने क्या पढ़ा, क्लास में अपने क्या पढ़ने वाले हैं, और आने वाली क्लास में अपने क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है? आज की क्लास किस तरीके से आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूं और सीधा शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान का नक्शा है ये, तो आपको पिछली क्लास की याद ताजा करवाने के लिए रखा है मैंने। आज की क्लास में इनका कोई काम नहीं है, लेकिन स्टिल आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये राजस्थान का नक्शा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसके बाद में भी देखिए, इस तरीके से
इस तरीके से नोट्स की कॉपी रखूंगा मैं, आपको आइडिया दे दिया था मैंने। इस तरीके से नोट्स की जो है फोटो आपके सामने रहेगी, ठीक है। और इसको अपने थोड़ा सा एनलार्ज कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे और नोट्स पे लाइन टू लाइन अपने पढ़ते हुए चलेंगे। साथ साथ में कॉपी रखिए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आप उसमें नोट करते जाएं। अगर आप, अच्छा एक चीज और कि सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। और पहले ही बता रहा हूँ, सिविल प्रिपरेशन बीकानेर, ठीक है भाई, आप सर्च करना, टेलीग्राम चैनल है। हालांकि सारे मीडियम्स, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, सब पे अपना सेम ही नाम है, सिविल प्रिपरेशन बीकानेर। तो सर्च करना और ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लेना और उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर क्लास से पहले ही आपके पास पीडीएफ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे रिवीजन मोड पे कर लेना। लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो इसी में जो खाली जगह है वहां पर या फिर किसी एक्स्ट्रा पेपर में क्या करना, नोट डाउन कर लेना। इस तरीके से नोट्स आपके बहुत बेहतर तरीके से क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से पूरे सारे नोट्स की मैंने कॉपी डाल रखी है। हालांकि आज पूरे तो नहीं कर पाएंगे, अपने बात करेंगे राजस्थान के नाम पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जब राजस्थान के नाम की बात करेंगे जब राजस्थान के नाम की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, थोड़ा सा अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। तो राजस्थान के नाम, ये टॉपिक में अपने को पढ़ना क्या है भाई, इस टॉपिक में अपने को पढ़ना क्या है, तो हमको ये देखना है कि ये जो राजस्थान का क्षेत्र विशेष है, ठीक है, जो राजस्थान की लोकेशन है, ये जो पूरा एक तरीके से रीजन या पूरा जो एरिया है, ठीक है, क्षेत्र है, इसको प्राचीन काल में क्या नाम से पुकारा जाता था या इस क्षेत्र विशेष के लिए क्या नाम दिए गए थे। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा हिस्ट्री का टॉपिक है, तो इसमें बाइलिंगुअल वाली कोई समस्या आनी नहीं, सारे नाम ही नाम आने हैं। तो देखिए राजस्थान के लिए इतिहास में जो प्रारंभिक स्तर पर एक नाम मिलता है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। वो नाम मिलता है मरुकांतर। कौन सा नाम मिलता है, मरुकांतर। अब ये मरुकांतर शब्द जो है वो देने का श्रेय किसको जाता है भाई, किसने राजस्थान इस क्षेत्र विशेष के लिए मरुकांतर शब्द का उपयोग किया। तो ये नाम का उपयोग किया वाल्मीकि जी ने, नाम का उपयोग किया वाल्मीकि जी ने। तो ऑब्वियस सी बात है, वाल्मीकि जी ने ये नाम दिया होगा या इस नाम का उपयोग किया होगा, तो ये नाम हमें कहाँ मिलता है, रामायण में मिलता है। साथ ही साथ महाभारत में भी, साथ ही साथ याद कर लीजिए कि महाभारत में भी यही नाम हमें राजस्थान के लिए मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा मैं कि एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था, शायद एग्जाम में आया हुआ था या फिर इंटरनेट पे देखा था, तो अच्छा क्वेश्चन था कि निम्न राजस्थान में कुछ क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, तो निम्न नामों में से प्राचीन नाम दिए गए हैं, तो निम्न नामों में से महाभारत कालीन नाम कौन से हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देके आपको मैं छोड़ रहा हूँ। हिंट देके क्यों, क्योंकि अपना टॉपिक ये नहीं है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे महाभारत कालीन नाम, जैसे माद्रे जांगल, माद्रे जांगल, ठीक है। एक और नाम मिलता है कुरु जांगल, जो कुरु क्षेत्र से संबंधित हो जाता है, और कहीं ना कहीं जांगल प्रदेश से ये नाम दोनों रिलेट करते हैं। तो ये दोनों ही नाम जो है वो जांगल प्रदेश से रिलेट करते हैं भाई, ठीक है। कौन से कौन से वंश के जो राजा थे वो उनके साथ जुड़ता था, जांगलधर बादशाह, ठीक है। तो भाई आपको पता है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, कौन सा क्षेत्र है जिसे कंटीली झाड़ियों के वनों की अधिकता की वजह से या के कारण जांगल प्रदेश के नाम से पुकारा जाता था, जहां पर जोधा के पुत्र बीका ने जाके बीकानेर की स्थापना की। तो भाई आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बीकानेर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो ये जो क्या कहते हैं जांगल प्रदेश हुआ करता था, इसकी राजधानी हुआ करती थी कौन सी, अही छत्रपुर। कौन सी, अही छत्रपुर। और ये अही छत्रपुर जो है वो वर्तमान में क्या कहलाता है, बिल्कुल आपके दिमाग में आ चुकी है बात, क्या कहलाता है, नागौर कहलाता है। क्या कहलाता है, नागौर, ठीक है भाई। तो क्लियर है ये चीज। तो ये जो जांगल प्रदेश, ये अही छत्रपुर, ये महाभारत कालीन नाम है। तो जब भी राजस्थान के प्राचीन नाम पढ़ो आप अब से, तो उनके स्रोत और देख लेना। सारों के स्रोत देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज। एटलीस्ट कम से कम महाभारत कालीन नाम जो राजस्थान के क्षेत्र विशेष के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए यूज हुए हैं, जैसे विराटनगर मिलेगा आपको, तो ऐसे नाम
की एक लिस्ट बना लेना। कौन से महाभारत कालीन नामों की तो एक लिस्ट आप बना ही लेना, क्या पता किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। थोड़ा सा हिंट देके, थोड़ा सा इनिशिएट करके आपको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, अपना टॉपिक है राजस्थान का नाम, तो राजस्थान के नाम में अपने को पता चल गया कि पहला नाम जो है वो मरुकांतर दिया गया, या प्राचीन इतिहास में सबसे पहला कोई नाम मिलता है तो मरुकांतर। नाम देने का श्रेय किसको जाता है? वाल्मीकि जी को जाता है। ठीक है, तो ये तो अपना वाल्मीकि जी की बात होगी, रामायण की बात होगी, और साथ साथ महाभारत की बात होगी। इसके बाद इसके बाद जो अगला नाम मिलता है हमें, वो है मरुभूमि। कौन सा नाम मिलता है? मरुभूमि। ये मरुभूमि नाम जो है वो देने का श्रेय जाता है किसको? अबुल फजल को। अबुल फजल को। देखिए भाई, मिडाइवल में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब आते नहीं है, और ये बात हो गई मिडाइवल की। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री की, तो इतना सा ध्यान रख लो, अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, इन्होंने आईन अकबरी लिखी थी। ठीक है, और इन्होंने राजस्थान के क्षेत्र विशेष के लिए क्या नाम दिया, या क्या शब्द का प्रयोग किया? मरुभूमि शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है अभी। अगला जो शब्द है वो है राजपुताना। राजपुताना। राजपुताना शब्द देने का श्रेय जाता है जॉर्ज थॉमस को। किसको जाता है? जॉर्ज थॉमस को। ये जो जॉर्ज थॉमस है, ये अंग्रेज अधिकारी थे। इनकी नियुक्ति हुई थी कहाँ? शेखावाटी, चूरू झुंझुनू सीकर वाला जो क्षेत्र है ना, वहां हुई थी। तो शेखावाटी में इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, और ये बाद में बीकानेर आए, और बीकानेर में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है तो आपके साथ शेयर कर दी चीज। तो शेखावाटी में नियुक्ति हुई थी, बीकानेर में मृत्यु हो गई। बीकानेर में एक जॉर्ज थॉमस नगर भी है भाई। ठीक है, कॉलोनी का, छोटी सी कॉलोनी है, उसका नाम है इनके नाम पर। तो जॉर्ज थॉमस जो है, इन्होंने राजस्थान के लिए एक नाम दिया राजपुताना। लेकिन इसका हमें रिटर्न प्रूफ कहाँ मिलता है, लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? तो इनके एक मित्र हैं विलियम फ्रैंकलिन। अच्छा, इन्होंने नाम कब दिया? इन्होंने नाम दिया सन 1800 में। 1805 में इनके मित्र हैं विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है भाई, तो ये पुस्तक लिखी इन्होंने। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए क्या शब्द दिया है? राजपुताना शब्द दिया है। और इसका अगर अर्थ देखोगे, मिलिट्री में रहते हुए जॉर्ज थॉमस की यादें, कुछ ऐसा बनता होगा। ठीक है, और स्पेलिंग वगैरह पे मत जाना भाई। ठीक है, स्पेलिंग या कोई मात्रा वात्रा की गलती हो तो इग्नोर करना। जीके का अपने को जो नॉलेज है वो एब्जॉर्व करना है, वो ग्रहण करना है। ठीक है, तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक का विमोचन, ठीक है, या मैं कहूं ये पुस्तक रिलीज किसने की? इट वाज रिलीज्ड बाय। ठीक है, तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, 1800 या 1805 की बात हो रही है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भाई? ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, और लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल है वो लगभग लगभग 1798-99 के आसपास से लेकर 1805 का रहा हुआ है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। अच्छा, थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, वापस पीछे जाते हैं अपने। जैसे ही जॉर्ज थॉमस से नीचे की तरफ जाएंगे, हमें एक नाम मिलेगा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। तो यहाँ पे हमें लॉर्ड वेलेजली का नाम मिल गया। तो हम लॉर्ड वेलेजली से इतिहास में कर्नल जेम्स टॉड तक का सफर तय करते हैं। लॉर्ड वेलेजली से कर्नल जेम्स टॉड की तरफ चलते हैं। तो कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, कैसे आप अपने नॉलेज को कैसे रिलेट करते हो, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, राजस्थान का जो नाम अपने पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन लेकिन लॉर्ड वेलेजली और कर्नल जेम्स टॉड के बारे में हमें पता होना चाहिए। इनका इनका राजस्थान के इतिहास से क्या संबंध है। तो पूरा तो नहीं, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तो अपने को पता होना चाहिए अभी, क्योंकि आपके दिमाग में आ जाए। तो लॉर्ड वेलेजली को ध्यान से देख लो भाई। तो ये है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड वेलेजली जो है
वो उस समय गवर्नर जनरल थे जब भारत के अंदर जो देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स जो थी, वो आपस में लड़ाइयां कर रही थी। ठीक है, जैसे मराठा थे तो वो खुद बहुत सारी शाखाओं में बंट गए थे। ठीक है, और वो खुद आपस में लड़ाई कर रहे थे, और इसी तरीके से भारत के अन्य राजा भी आपस में उनके मतभेद थे। इसका फायदा उठाया, इन मतभेदों का फायदा उठाया किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और ये, अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड क्या है भाई? 1798 से 1805। और ये एक संधि एक संधि प्रस्ताव लेके आए, और उन संधियों को क्या कहते हैं? सब्सिडरी सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं इन्हें सहायक संधियां। तो यहीं पर क्वेश्चन बन गया कि सहायक संधियां कौन लेके आया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे। ठीक है, तो भी इन्होंने कहा भी हमसे संधि कर लो, कि कोई भी राजा हमसे संधि कर लेगा, कोई भी राजा हमसे संधि कर लेगा तो हम दूसरी शक्तियों के अगेंस्ट में, खिलाफ उसको क्या करेंगे? संरक्षण या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो भाई सबसे पहले भारत में 1798 में हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद रियासत जो है, उसने अंग्रेजों से सहायक संधि की। भाई अपने क्या पढ़ रहे हैं? अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान। तो राजस्थान में क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों से पहली बार संधि करने वाली कौन सी रियासत है? तो आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि सर करौली है क्या, या करौली है कि भरतपुर है? तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन मिटा देता हूं मैं। सहायक संधि या पहली कोई किसी भी प्रकार की पहली संधि या ट्रीटी करने वाली रियासत जो है राजस्थान में, वो भरतपुर है भाई। कौन है? भरतपुर। और भरतपुर के राजा कौन थे उस समय? रंजीत सिंह। कौन थे? रंजीत सिंह। क्लियर है? अब देखिए, फिर आप क्या आएगा सर, आपके दिमाग में आएगा सर करौली ने की थी वो कौन सी संधि है? तो देखिए, आगे चलकर क्या हुआ कि मराठाओं का हस्तक्षेप जो है वो राजस्थान में बढ़ा। तो देसी रियासतें कहीं ना कहीं मराठाओं के हस्तक्षेप से परेशान हुई। और यहाँ पर एक और गवर्नर जनरल की बात करूंगा। आगे चलकर एक गवर्नर जनरल हुए भारत के, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है भाई, क्लियर है? ये लॉर्ड हेस्टिंग जो है, इनका कार्यकाल जो है वो 1813 से 1823 का रहा है। वो कितना रहा है? 1813 से लेकर 1823 का रहा है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से सुनना। ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय एक नई संधि लेके आए। किसके लिए? राजस्थान के जो देसी रियासतें हैं, राजस्थान के राजा हैं, उनके लिए लेके आए, और इनको कंप्लीटली सबऑर्डिनेट करने के लिए लेके आए। और इस संधि का जो नाम है वो आपको मिलेगा आर्षित पार्थक्य, या इसका एक और नाम मिलता है अधीन सहयोग की संधि। अधीन सहयोग की संधि। ये जो संधि है, ये करने वाली पहली राजस्थान की रियासत कौन सी है? तो ये अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर होगा कि सर 1817 में करौली करौली रियासत ने अंग्रेजों से ये संधि की थी। और उस समय करौली में कौन थे? हरबख्श पाल जो थे, वो वहां के राजा थे। 1818 में जो है एक और महत्वपूर्ण रियासत ने, हालांकि अधिकांश रियासतों ने इसी 1818 में संधियां की है, लेकिन मैं जिसकी बात करने वाला हूं, क्योंकि अपने को जाना है कर्नल जेम्स रॉड की तरफ, मैं बात करने वाला हूं मेवाड़ की। और मेवाड़ के राजा हैं इस समय भीम सिंह। कौन है भाई? भीम सिंह। तो भीम सिंह के समय, ठीक है, मेवाड़ रियासत ने भी अंग्रेजों के साथ ये संधि कर ली। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, लॉर्ड हेस्टिंग ने किसको जिम्मेदारी दी थी कि ये राजस्थान की देशी रियासतों को आप मनाओ कि ये संधि हमारे साथ करें? तो फिर आपको एक नाम मिलता है चार्ल्स मैटकॉल्फ। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉल्फ। और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ये जो संधियां लागू करने का श्रेय जाता है वो चार्ल्स मैटकॉल्फ के साथ कर्नल जेम्स टॉड को भी जाता है। मेन श्रेय तो इन्हीं को जाता है। तो कर्नल जेम्स टॉड क्या है भाई? तो यहाँ पर देखिए, जब मेवाड़ ने ये संधि कर ली, तो मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्ति होती है
किसकी? हाँ भाई, बिल्कुल सही समझ गए हो आप। और ये अपने कर्नल जेम्स टॉड जो है वो कहानी में आ चुके हैं। कर्नल जेम्स टॉड। तो ये इस संधि के बाद में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कहाँ कहाँ पर आते हैं भाई? मेवाड़ में इनकी नियुक्ति होती है। और ये राजस्थान के इतिहास से इतने एक होते हैं ना भाई, इनको इतना अद्भुत लगता है राजस्थान का इतिहास। तो ये क्या करते हैं, पूरे राजस्थान के इतिहास के अध्ययन में घुस जाते हैं। ये घोड़ा लेते हैं, दुभाषी को साथ में रखते हैं, ठीक है, लोगों से दंत कथाएं, लोक कथाएं, पुरानी कथाएं सुनते हैं, ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। तो और जो भी उनको जो भी कोई भी लिखित उपन्यास वगैरह व्हाटएवर जो भी किताबें पुस्तकें वो मिलती है उनका अध्ययन करते हैं। और ये पूरे राजस्थान का इतिहास जो है वो लिखने का एक प्रयास करते हैं। और ये मील का पत्थर है इन्होंने जो लिखा, उसमें कुछ गलतियां हैं, लेकिन स्टिल स्टिल राजस्थान के इतिहास में एक तरीके से मील का पत्थर मानी जाती है इनकी पुस्तक। क्या नाम है अपने आगे डिस्कस करेंगे। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, अभी इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ये घोड़े पर निकलते थे तो घोड़े वाले बाबा इनका नाम पड़ गया। और राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें शेयर की है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है भाई कि राजस्थान में किसी भी प्रकार की संधि करने वाली पहली देशी रियासत कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? आपका आंसर क्या होगा? भरतपुर। लेकिन आपसे पूछ ले कि आश्रित पार्थक्य या अधीन सहयोग की संधि करने वाली पहली जो क्या कहते हैं देशी रियासत कौन सी है? करौली। और उसके बाद में मेवाड़, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन पे? मेवाड़ ने ये संधि कब की, या मेवाड़ ने किसके समय ये संधि की, ठीक है। और मेवाड़ में इसके बाद में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? और ये संधियां करने का, ये करवाने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स मैटकॉल्फ को जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान की वो कौन सी रियासत है जिसने सबसे अंतिम या सबसे लास्ट में इस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो कमेंट सेक्शन में ये आंसर आपसे मिलना चाहिए भी मुझे भाई। ये तो आप लिखो ही लिखो, चाहे आपको सर्च करके लिखना पड़े, और अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ अगर, और ये एक्स्ट्रा चीजें हैं आप नोट डाउन कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो इस तरीके से हमने बात की थी राजपूताना, और राजपूताना से हम बात करते करते थोड़ा सा आगे चले गए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ही, और आपको किसी ना किसी एग्जाम में, आरपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। तो भाई मोटा मोटा ये है कि हमने वाल्मीकि जी की बात कर ली, मरुकांतर शब्द की बात कर ली, ठीक है, उसके बाद में मरुभूमि शब्द की बात कर ली, और राजपूताना शब्द की बात भी हमने कर ली। इसके बाद हम आते हैं सीधा राजस्थान शब्द पे। किस पे आते हैं? राजस्थान शब्द पे। तो राजस्थान शब्द जो है उसका सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है? राजस्थान शब्द जो है हमें कौन कौन सी पुस्तकों में मिलता है? तो ध्यान से सुन लेना, हम इसमें तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उल्लेख राजस्थान शब्द का, तो उसमें हम कुछ शिलालेखों की बात करेंगे। पहली चीज शिलालेख। दूसरा, कौन सी राजस्थान की प्राचीन पुस्तकों में राजस्थान शब्द का एक तरीके से क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है, या उन पुस्तकों में राजस्थान शब्द मिलता है, तो हम कुछ पुस्तकों की बात करेंगे। तीसरा, राजस्थान शब्द बेसिकली देने का श्रेय किसे जाता है? तो हम कर्नल जेम्स टॉड की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अपना प्यारा राजस्थान, और राजस्थान का राजस्थान शब्द। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं शिलालेखों की बात करूंगा। तो शिलालेखों में मैं दो शिलालेखों की बात करूंगा। भाई कोई हिस्टोरिकल फैक्ट इधर उधर हो जाए तो दिक्कत, चिंता मत करना, ठीक है, और हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे मेन अपने अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो पढ़नी जरूरी है। तो पहला शिलालेख है चित्तौड़। पहला शिलालेख है चित्तौड़ के दो खंड लेख। चित्तौड़ के दो खंड लेख, ठीक है। और दूसरा जो शिलालेख है दूसरा जो शिलालेख है वो है बसंतगढ़। बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। क्लियर है भाई? चित्तौड़ के दो खंड लेख और बसंतगढ़ शिलालेख।
अब ये चित्तौड़ का जो खंड लेख है ये 532 ईस्वी में स्थापित किया गया था चित्तौड़ के किले में। और ये बसंतगढ़ शिलालेख जो है ये 682 विक्रम संवत, इसका विक्रम संवत भी याद रखें भाई। और विक्रम संवत में से आप 57 माइनस कर दो वो ईस्वी में आ जाता है। तो ये इसका मतलब हो गया, ये हो गया कितना हो गया अभी 625, हाँ भाई सॉरी 625 ईस्वी। क्लियर है? तो 625 ईस्वी, ठीक है, इसमें ये स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था तो वो भी याद कर लो, भी क्वेश्चन बन सकता है। खीमल माता, खीमल माता या सीमल माता के मंदिर में। और मंदिर कहाँ? बसंतगढ़ में। बसंतगढ़ कहाँ? सिरोही में। तो भाई अब देखिए ध्यान से सुनना, जो आपका कंफ्यूजन भी है और बच्चे कई बार क्लास में पूछते भी हैं। तो राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख, राजस्थान शब्द का, राजस्थान के लिए किसी शब्द का वो मरुकांतर, लेकिन खुद राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? तो देखिए चित्तौड़ के दो खंड लेख में हमें एक शब्द मिलता है राजस्थानीय। क्या शब्द मिलता है? राजस्थानीय। और बसंतगढ़ शिलालेख जो है उसमें हमें शब्द मिलता है राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि सबसे प्राचीन उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर ये तो पुराना है इससे, तो ये शब्द तो इससे पुराना हो गया। तो मैं कहूँगा बिल्कुल हो गया, लेकिन स्टिल स्टिल राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो शब्द है वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं दिया गया था। ये शब्द किसके लिए दिया गया था? तो देखिए ध्यान से देख लेना भाई, 6ठी शताब्दी, जो 6ठी शताब्दी है, सेंचुरी है, ठीक है, वह तब मंदसौर के शासक, कहाँ के शासक? मंदसौर के जो शासक थे उनका चित्तौड़ पर अधिकार था। और वो चित्तौड़ की देखभाल करने के लिए, यहाँ के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक क्षेत्रीय अधिकारी की नियुक्ति करते थे और एक रीजनल ऑफिसर को अपॉइंट करते थे। उस रीजनल ऑफिसर को क्या कहते थे? राजस्थानीय कहते थे। राजस्थानीय कहते थे। तो ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए नाम नहीं दिया गया है, ये किसी अधिकारी के लिए नाम दिया गया है। और ये जो नाम है राजस्थानादित्य, ये आबुर्द देश, या मैं कहूँ कि माउंट आबू या सिरोही के जो आसपास का एरिया है उसके लिए दिया गया है। और ये एक क्षेत्र विशेष के लिए दिया गया है। और इसमें शिलालेख में इसका तात्पर्य था राजाओं का स्थान, ठीक है, जहां राजा निवास करते हैं। तो इसी वजह से क्षेत्र विशेष के लिए दिए जाने की वजह से सबसे प्राचीन उल्लेख जो है वो वसंतगढ़ शिलालेख को माना जाता है। चलिए, आई होप ये क्लियर होगी मुझे तो ये लगता है। बाकी देख लेना भी, आप थोड़ा सा और रिसर्च करना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट मिलना चाहिए आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये तो होगी शिलालेख की बातें। तो वापस से नोट्स की तरफ आएंगे ताकि अपने कोई बहुत ज्यादा दूर ना निकल जाए, इसलिए नोट्स की तरफ बार बार थोड़ा आना चाहिए अपने को। ये सबसे प्राचीन प्रमाण की बात होगी जिसमें आप देखोगे नोट्स में वसंतगढ़ शिलालेख का उल्लेख किया है। नोट करके मैंने चित्तौड़ की बात की है, चित्तौड़ के दो खंड लेखों की बात की है और इसमें बताया है कि ये क्षेत्रीय अधिकारी के लिए नाम प्रयुक्त है। अब हम चलते हैं कुछ पुरानी पुस्तकों पर। और जैसा कि आपको एक नाम दिख गया होगा भाई, किसका नाम दिख गया? मुहनोत नैन्सी। मुहनोत नैन्सी, ठीक है भाई। कलम के धनी और तलवार के भी धनी, कमल के सॉरी कलम के धनी और तलवार के भी धनी, ठीक है, मोनोत नैन्सी। दरबारी कवि थे, किसके दरबार में थे? तो प्रारंभिक रूप से, हाँ भाई, कोई बता सकता है कि किसके दरबार में कवि थे? जल्दी से बात कर रहे हैं इतने में आपने क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। जसवंत सिंह, ठीक है भाई, जसवंत सिंह जो है उनके दरबारी कवि थे। नॉर्मली आप यही पढ़ते हो।
ठीक है भाई, किसके दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। लेकिन लेकिन आपसे पूछ ले कि प्रारंभिक रूप से किसके दरबार में थे, तो क्या पूरा कार्यकाल इनका जसवंत सिंह की था? नहीं भी, जसवंत सिंह से पहले मारवाड़ के शासक कौन है? गज सिंह। तो यहां पर थोड़ा सा अपना हिस्टोरिकल नॉलेज बढ़ा लेना भाई। इसको वापस ही लिख देता हूं मैं, तो वापस से सुन लो भाई। मुनोत नैंसी कहाँ से संबंध है इनका? इनका है मारवाड़ से संबंध है, रियासत से। ठीक है, और मारवाड़ रियासत में प्रारंभिक रूप से किसके दरबार में थे? गज सिंह के दरबार में थे। गज सिंह के बाद कौन राजा बनते हैं? जसवंत सिंह बनते हैं। तो ये इनके दरबार में थे, और इनका अधिकांश कार्यकाल जो है वो जसवंत सिंह के समय का ही है। हालांकि बाद में इनकी जसवंत सिंह जी से अनबन हो गई थी, जसवंत सिंह जी से अनबन हो गई थी और इन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। वो इतिहास में आप पढ़ लेना, वो अलग चीजें हैं। तो प्रारंभिक रूप से गज सिंह के दरबार में, बाद में जसवंत सिंह के दरबार में। अब मुनोत नैंसी जो है वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट या क्यों इतनी महत्वपूर्ण हस्ती है राजस्थान के इतिहास में? तो राजस्थान के इतिहास को पहली बार संपूर्ण रूप से लिखने का जिसने प्रयास किया वो मुनोत नैंसी ही थे। तो इनकी पुस्तक है मुनोत नैंसी री ख्यात। कौन सी पुस्तक है? मुनोत नैंसी री ख्यात। ठीक है भाई, मुनोत नैंसी री ख्यात। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ानी जो है ना वो ज्योग्राफी से मुश्किल है यार, मेरे को लगता है ऐसा। ठीक है, ज्योग्राफी में तो क्या होता है, अपने मैप वगैरह बना लेते हैं तो थोड़ा आराम मिल जाता है। यहाँ तो लगातार 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 फैक्ट्स चलते रहते हैं। तो जो भी है चलिए कोई बात नहीं। मोनोत नैंसी रिख्यात। ठीक है, और क्योंकि इस पुस्तक में पहली बार किसी ने राजस्थान के इतिहास को संपूर्ण रूप से लिखने का प्रयास किया, इसीलिए इसको फर्स्ट इसीलिए इसको फर्स्ट हिस्टोरिकल इसीलिए इसको फर्स्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो राजस्थान का पहला, एक तरीके से मान सकते हो, ऐतिहासिक दस्तावेज जो है वो किसको माना जाता है? मनोज नैंसी जी की इस किताब को माना जाता है। और इसी में हमें शब्द मिलता है क्या? राजस्थान। क्या इनकी कोई और इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है जो हमें याद रखनी है? बिल्कुल, आप इनकी एक और पुस्तक याद रख सकते हो। कौन सी? मारवाड़ मारवाड़ रा परगना। भाई हिंदी इंग्लिश सब में सेम ही रहेंगे नाम तो। मारवाड़ रा परगना री विगत। ठीक है भाई, और देखिए ध्यान से, ये पुस्तक क्यों अपने आप में इंपॉर्टेंट है? ये पुस्तक क्यों अपने आप में इंपॉर्टेंट है? तो इसमें इन्होंने मारवाड़ को उस समय किन परगनों में बांटा गया था, और उनमें क्या रेवेन्यू सिस्टम था, क्या राजस्व व्यवस्था थी, इसके बारे में लिखा है। इसीलिए इनकी इस पुस्तक को मारवाड़ रियासत का गजेटियर भी कहा जाता है। और हमें उस समय की रेवेन्यू सिस्टम, या मैं कहूं कि राजस्व व्यवस्था का नॉलेज मिलता है इस पुस्तक से। लेकिन राजस्थान शब्द जो है वो मिलता है मनोत नैंसीरी ख्यात वाली पुस्तक में। ठीक है, तो ये दोनों पुस्तकें याद रखें। साथ साथ में ये याद रखें, मनोत नैंसी कौन सी रियासत से संबंधित थे? मारवाड़ से। मारवाड़ में गज सिंह के दरबार में, प्रारंभिक रूप से गज सिंह के दरबार में थे। और इनका मेन जो कार्यकाल रहा हुआ है वो जसवंत सिंह जी के कार्यकाल का रहा हुआ है। चलिए, अच्छा, जसवंत सिंह जी से भी थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो ये बात हो रही है किसके समय की? औरंगजेब के समय की। और जसवंत सिंह जो थे, औरंगजेब ने इन्हें कहाँ भेजा हुआ था? ये कहाँ पर गए हुए थे भाई? अफगानिस्तान की तरफ। और वहां पे जमरूद में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी दो रानियां जो थी वो गर्भवती थी, लेकिन इनका वैसे कोई बच्चा नहीं था उस समय, दो रानियां गर्भवती थी। ठीक है, और उन्हीं में से एक रानी से भाई एक पुत्र प्राप्ति होती है इन्हें, अजीत सिंह। और इस समय क्योंकि अजीत सिंह जस्ट पैदा होने वाले थे, तो स्थिति का फायदा उठाते हुए औरंगजेब ने जोधपुर को क्या कर दिया? खालसा कर दिया था। और उसके बाद में भी आपको अच्छे से पता है कि वीर दुर्गादास कैसे अजीत सिंह को अजीत सिंह को
औरंगजेब से छुड़ा के लाते हैं और इनके पूरे संघर्ष की जो एक अद्भुत कहानी है, जरूर पढ़िएगा इतिहास में। ठीक है, अपने इसमें आगे और नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हिंट दे के आपको छोड़ दिया है मैंने। तो चलिए, तो ये होगी मनोज नैन्सी जी की बात। इसके अलावा दो पुस्तकें और है, इसके अलावा दो पुस्तकें और है। ठीक है, चलिए स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। इसमें से एक पुस्तक है कुवलय माला। कुवलय माला, ये कुवलय माला जो है वो किसने लिखी? तो ये जैन जो साहित्य की पुस्तक है, किस कौन से साहित्य की? जैन साहित्य की। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। आज आपको एक्स्ट्रा पूरा नॉलेज दे के ही जाऊंगा मैं, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपको बिना हिस्ट्री या बिना कल्चर पढ़े हुए कहीं मिल जाए तो आप कहोगे हाँ यार, सर ने कराई थी ये चीज। कई बार होता है हम किसी और टॉपिक में कोई और टॉपिक पढ़ लेते हैं ना, तो वो कई बार हमें मेन टॉपिक हमने भले ही ना पढ़ा हो, क्वेश्चन यहाँ से आ गया, हमारा फायदा हो जाता है। दूसरा, जो एक्स्ट्रा चीजें लेकर हम जाते हैं और जब मेन टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें से हमें बहुत कुछ पहले से ही पता होता है, तो हमें आसानी से पढ़ाई हो जाती है। ये एक मेरा तरीका है, इसीलिए मैं चीजों को रिलेट करता हूँ भाई। ऐसे मत समझ जाना कि अपने कहीं से कहीं निकल गए। भाई आपको अगर ये क्वेश्चन मिल गया और भले ही आपने राजस्थान की पुस्तकें के बारे में ना पढ़ा हो, टॉपिक ही ना पढ़ा हो, तो आपके कोई वो थोड़ा ना कि आप कहोगे नहीं मैंने तो टॉपिक नहीं पढ़ा तो मैं आंसर करके नहीं आऊंगा, क्वेश्चन तो करके आओगे आप। तो भाई ये चीजें होता है भाई, कई बार अपने क्या होता है किसी और टॉपिक में किसी और टॉपिक की बात कर लेते हैं तो दिमाग में थोड़ा सा भाई सटीकता से वो क्या हो जाता है, फिट बैठ जाता है। जैन साहित्य है, मेन बात क्या है भाई? काव्य शैली में लिखा हुआ है। मेन चीज क्या है? काव्य शैली में लिखा हुआ है। और इसे गद और पद दोनों शैली में लिखा गया है। इसमें इसे गद और पद दोनों ही शैली में लिखा गया है। ठीक है, किसने लिखा है? तो उद्धोतन सूरि ने लिखा है। किसने लिखा है? उद्धोतन सूरि ने लिखा है। ठीक है, एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं। ये उद्धोतन सूरि जो है वो किसके दरबारी कवि थे? तो ये है वत्सराज के समय के। ये वत्सराज जो है वो लगभग 783 से 795 के आसपास जो है कहाँ पर रहे हुए हैं? ये प्रतिहार, ये कौन है? प्रतिहार वंश के शासक हैं। प्रतिहार वंश के शासक हैं। और कहाँ के शासक थे? तो भाई कहाँ के शासक थे ये? तो ये थे भीनमाल, जालोर तक की तरफ के। ठीक है, अच्छा एक चीज और, वत्सराज को किस नाम से और पुकारा जाता है? तो इन्हें रणहस्तिन के नाम से भी जाना जाता है। रणहस्तिन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही एक चीज और याद कर लो कि इन्हें प्रतिहार वंश की नींव रखने वाला शासक भी कहा जाता है। तो अब आपके एक कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करवा देता हूं मैं। क्या? कि आप कहोगे सर प्रतिहार वंश की नींव हरीशचंद्र ने नहीं रखी थी क्या? हरीशचंद्र ने नहीं रखी थी क्या? ये हरीशचंद्र जो है वो आदि पुरुष है प्रतिहारों के। कहाँ पर थे? मंडौर में। कहाँ थे? मंडौर में। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये नीचे वाली लाइन को मैं जो लिख रहा हूं, ये क्या है? प्रतिहारों के, ये क्या है? प्रतिहारों के, ठीक है, आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष जैसे राव सिंहा राठौड़ों के आदि पुरुष हैं। ठीक है, या मैं कहूं कि प्रतिहार वंश जो है उसके संस्थापक हैं। लेकिन लेकिन वास्तविक मजबूती जो मिलती है प्रतिहार वंश को, वो किसके समय? वत्सराज के समय मिलती है, जिन्हें रणहस्तिन के नाम से ही पुकारा जाता है और प्रतिहार वंश की नींव रखने वाला शासक भी कहा जाता है। प्रतिहार वंश की नींव रखने वाला शासक भी कहा जाता है। और इनके दरबारी कवि है उद्धोतन सूरि। और तो कौन सी है अभी? कुवलय माला। कौन सी है? कुवलय माला। तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब एक पुस्तक और है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, में अपने पास जगह पड़ी है, यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, एक पुस्तक और है, कौन सी? राजरूपक। राजरूपक। ठीक है, ये राजरूपक जो है वो किसने लिखी? वीर भान रत्नू ने। ठीक है भाई, तो अब मेरी बात ध्यान से सुने।
आपके सामने एक पुस्तक है, कौन सी है? मुनोत नैन्सी ख्यात। अगली पुस्तक कौन सी है? राज रूपक, किसने लिखी? वीरभान रत्नू ने। और एक और पुस्तक है, कौन सी? कुवलय माला। तो इन तीनों ही पुस्तकों में हमें कौन सा शब्द मिलता है जिस शब्द पे हम चर्चा कर रहे हैं? कौन सा शब्द? राजस्थान। क्लियर है भाई? अब हम आएंगे मेन आदमी पर, कर्नल जेम्स टॉड पे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करना, नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ भाई। आप सबको पता है गर्मी का सीजन है अभी और दोपहर का टाइम है जब क्लास ले रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे तो एसी वगैरह चलता है, लेकिन भाई बाहर से आए हैं तो पूरे दिन गर्मी में रहते हैं, तो इस समय बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो जो भी है कोई बात नहीं, मेरी मेहनत है, मैं वीडियोस बना के दे रहा हूँ, आपकी मेहनत है। आपको गुरु दक्षिणा में क्या देना है? आपका सिलेक्शन देना है। याद है ना भाई? याद रखना इस बात को। चलिए, तो पहले तो नोट्स में पीछे की तरफ चलते हैं, फिर से नोट्स की तरफ पहुंचते हैं कि भाई हम इधर उधर तो नहीं हो गए, थोड़े बहुत हो भी गए, कोई बात, चीजें डिस्कस की है। मोनो कुवलय माला सूरी के बारे में डिस्कस कर लिया, राज रूपक थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, और खुद चाहो तो इनके बारे में एक्स्ट्रा सर्च करके पढ़ भी सकते हो। ठीक है, दो चार लाइनें एक्स्ट्रा या थोड़ी सी ध्यान रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। और कर्नल जेम्स टॉड जो है, उनकी एंट्री कैसे होती है इस कहानी में, वो पहले ही बता चुका हूं मैं। तो ठीक है, इनकी एंट्री अपने करवा चुके हैं, अब थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए कर्नल जेम्स टॉड पे बात करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, राजस्थान के इतिहास को राजस्थान के इतिहास को सबसे विस्तार से पहली बार लिखने का प्रयास इन्होंने किया। सबसे पहले संपूर्ण रूप से राजस्थान का इतिहास मोनोत नैन्सी जी ने लिखा, मोनोत नैन्सी ख्यात में। और थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से इसको बेहतर तरीके से कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी प्रमाण इनके हाथ में आए या इनको जो हाथ लगे, वो सब कुछ ले ला के ये कहाँ गए? वापस गए। कहाँ गए भाई? जहां से आए थे, ब्रिटेन। वहां जाकर इन्होंने 1829 में एक पुस्तक लिखी। कौन सी? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इन्होंने एक पुस्तक लिखी भाई। ठीक है, मैंने आपको बताया था घोड़ा लेके निकल जाते थे, दुभाषिया साथ में रखते थे। ठीक है, तो घोड़े वाले बाबा कहा जाने लगा। इन्होंने दंत कथाएं, लोक कथाएं सुनी बहुत सारी। ठीक है, और जो प्राचीन वस्तुएं जो है उनका अध्ययन किया, शिलालेखों का अध्ययन किया। तो ये पुस्तक के नाम में छिपी हुई है, देखो चीज। एनाल्स का मतलब क्या होता है? एनाल्स का मतलब होता है दंत कथाएं, लोक कथाएं। ठीक है, इसीलिए इनकी पुस्तक में कुछ गलतियां भी रह गई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन स्टिल स्टिल एक मील का पत्थर है, एक शुरुआत जो है, एक नींव है राजस्थान के इतिहास की है। एंटीक्विटीज जो है, ये होती है पुरानी वस्तु। ठीक है, पुरानी वस्तु। ठीक है, पुरानी वस्तुएं। तो इनके इस पुस्तक के नाम में ही ये चीज छिपी हुई है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड द सेंट्रल एंड वेस्टर्न द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसके इन्होंने दो भाग लिखे थे, इसके इन्होंने दो भाग लिखे। इसमें पुस्तक पहले भाग में इन्होंने राजस्थान राजस्थान की थोड़ी सी भौगोलिक परिस्थितियां, या मैं कहूं
राजस्थान की थोड़ी ज्योग्राफी को समझाया, भौगोलिक परिस्थितियां या भौगोलिक अवस्थिति को समझाया, लोकेशन को समझाया, और साथ साथ में मेवाड़ जो है उसका इतिहास लिखा। इस पुस्तक का जो दूसरा भाग है उसमें अन्य रियासतें जैसे फॉर एग्जांपल मारवाड़, ठीक है, जैसे बीकानेर, जैसे जैसलमेर, ठीक है, जैसे अजमेर, ठीक है, आदि का इतिहास लिखा। तो भाई ये पुस्तक थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है। ये पुस्तक दो भागों में बंटी है। पहले भाग में राजस्थान की ज्योग्राफी और मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है, दूसरे भाग में अन्य रियासतों के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। कौन कौन से? रायथान, रायथान, रजवाड़ और राजस्थान। रायथान, रजवाड़ और राजस्थान। तो एक बार पूछ लिया था कि पहले शब्द कौन सा दिया है, तो पहले रायथान है, ठीक है, सबसे पहले उल्लेख मिलता है रायथान शब्द का। और ये 3 शब्द मिलते हैं इस राजस्थान क्षेत्र विशेष के लिए। और इसीलिए इसीलिए राजस्थान नाम देने का श्रेय जो जाता है वो इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद जो है वो पंडित GH ओझा, समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रहा हूं मैं, पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा जी की बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, इन्होंने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया। इनके हिंदी अनुवाद को क्या कहते हैं? प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। तो आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा आपके अब, ठीक है। हिंदी अनुवाद किसने किया? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने किया। कई बार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को, GH ओझा जी को राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी गलतियां सुधारी है। किसकी? भाई कर्नल जेम्स टॉड की। तो राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक। चलिए, क्या क्या मुहनोत नैन्सी की तरह ही इनकी कोई और पुस्तक है जो हमें याद रखनी है? इनकी एक पुस्तक और है, नाम ध्यान रख लेना, ट्रेवल्स इन ट्रेवल्स इन वेस्टर्न स्टेट्स। ठीक है भी, एक और पुस्तक है, उसका नाम ध्यान रख लेना। तो चलिए, तो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जल्दी से उतार लो और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब अपने राजस्थान के नाम पर चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, हमें ये समझ में आ चुका है कि राजस्थान जो है इस क्षेत्र विशेष के लिए सबसे पहले दिया गया था। तो वो कौन सा? मरुकांतर, जो वाल्मीकि जी को श्रेय जाता है। ठीक है, इसके बाद में मरुकांतर के बाद में मरुभूमि शब्द मिलता है, जिसे देने का श्रेय अबुल फजल को जाता है। उसके बाद में राजपूताना शब्द मिलता है। ठीक है, ये जो राजपूताना शब्द है, इसे देने का श्रेय किसे जाता है? जॉर्ज थॉमस को। लेकिन कौन सी पुस्तक में हमें इसका उल्लेख मिलता है? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक 1805 में जो लिखी थी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान शब्द जो है वो कौन कौन से शिलालेखों में उल्लेख मिलता है? सबसे प्राचीन उल्लेख किसको माना जाता है? ठीक है, उसके बाद में कौन सी पुस्तकें हैं? मुनोत नैन्सी री ख्यात है, नैन्सी री ख्यात है, कुवले माला है, राज रूपक है। फिर नाम देने का श्रेय किसे जाता है? तो घोड़े वाले बाबा मतलब कर्नल जेम्स टॉड को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट्स में बिल्कुल इस तरीके से मिल जाएगी, आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ें। और अब हम आने वाले हैं कि राजस्थान का नाम जो है वो अधिकृत रूप से कब रखा गया। वो अधिकृत रूप से कब रखा गया, तो भाई ये चीजें भी आपको बकायदा देखिए नोट्स में बकायदा मिलेगी कि राजस्थान का जो है अधिकृत रूप से नाम कब रखा गया। तो आप इसमें पढ़ोगे आगे, तो नाम रखा गया 26 जनवरी 1950 को। तो थोड़ी सी चर्चा इस पे भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलिए भाई एक सेकंड ना, लास्ट पेज अपना कौन सा था, ठीक है, यहाँ तो चर्चा शुरू करते हैं कि राजस्थान, राजस्थान जो नाम रखा गया वो अधिकृत रूप से कब रखा गया। तो यहां पर भी आपके सारे कंफ्यूजन दूर करते हुए अपने पढ़ेंगे। मैं आपके सामने 3 तारीखें रख रहा हूं, ठीक है, 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है। अगली तारीख लिख रहा हूं मैं 30 मार्च, 30 मार्च, चलो इसके साथ सन भी लिख देते हैं, 1949, 1949। और एक और तारीख लिख देता हूं, 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956। आपको 4 तो नहीं 3 ऑप्शन दे दिए मैंने, क्योंकि इन 3 में होता है कंफ्यूजन। आप सोचते हो सर राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, तो क्या इसी दिन राजस्थान का नाम राजस्थान रखा गया? नहीं भाई, इस दिन नहीं रखा गया था अधिकृत रूप से। कब रखा गया था? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आ गया था। क्या इस दिन रखा गया था? इस दिन भी नहीं। तो कब रखा गया था? तो भाई देखिए, राजस्थान एकीकरण, राजस्थान के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे अपने राजस्थान का एकीकरण। और ये 26 जनवरी 1950 उसका छठा चरण है। और इसी इसी चरण पर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम राजस्थान, इस राज्य का नाम राजस्थान अधिकृत रूप से रखा गया, या मैं कहूं ऑफिशियली रखा गया। ठीक है, बहुत सारे नामों पे चर्चा हो रही थी, जिसमें से एक नाम राजपूताना भी था, ठीक है, और भी नाम होंगे, लेकिन किसकी सिफारिश पे राजस्थान नाम ही दिया गया? तो याद कर लेना भाई, पंडित सत्य, पंडित सत्य नारायण राव समिति की सिफारिश पे, पंडित सत्य नारायण राव समिति की सिफारिश पे। क्लियर है? फिर आता है कि सर 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, क्या इस दिन नहीं रखा गया था? नहीं, राजस्थान के एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का चौथा चरण है, फोर्थ स्टेप हुआ था कंप्लीट इस टाइम। और राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें, बीकानेर, बीजे3, बीकानेर, ठीक है, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये चारों राजस्थान में शामिल हो गई थी। और इसीलिए आगे चलकर इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है भाई, तो क्लियर है आपके पॉइंट। और ये जो 1 नवंबर 1956 है, इस दिन राजस्थान का, इस दिन राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। कैसे? तो भाई थोड़ा सा बता देता हूं। ये राजस्थान के एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का अंतिम चरण पूर्ण हुआ था इस दिन। कब? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को। हुआ क्या था कि छठे चरण में सिरोही जो है वो गुजरात में शामिल हो गया था। वहां के लोगों ने आंदोलन किया कि हमें वापस से राजस्थान में शामिल होना है। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, छोटी सी अपने से एक ना भूल हो गई कि क्या, कि यहाँ पर क्या हुआ था, सिरोही है यहाँ पे शामिल चरण में जो है, छठे चरण में जो है वो सिरोही को नहीं किया गया, गुजरात को दे दिया गया था। तो यहाँ पर लोगों ने, सॉरी हो जाता है कंफ्यूजन, सिरोही को, सिरोही को राजस्थान 30 मार्च 1949 को सिरोही को शामिल कर लिया गया, किसमें? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और प्रारंभिक रूप से राजस्थान में शामिल ना करके इसे गुजरात किया गया था। जब सिरोही को राजस्थान में शामिल किया गया छठे चरण में, ठीक है, अच्छा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मैं बार बार ये डेट पढ़ रहा हूँ जबकि मुझे ये डेट पढ़नी चाहिए, मैं सोचूं चक्कर क्या है। ओके ठीक, हाँ सिरोही को लिया गया, लेकिन सिरोही में आबू देलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है और साथ साथ माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है उसे शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है वो 6 साल बाद, 6 साल बाद कब किस में शामिल हुआ? राजस्थान में शामिल किया गया। वहां के लोगों ने बकायदा 6 साल तक इसके लिए आंदोलन किया और आखिरकार माउंट आबू का क्षेत्र जो है वो राजस्थान में शामिल कर लिया गया। प्रारंभिक रूप से सिरोही गुजरात में चला गया था, और सिरोही जब शामिल हुआ या सिरोही को जब राजस्थान में शामिल किया गया तो माउंट आबू को उसमें राजस्थान में नहीं दिया गया। और माउंट आबू आखिरकार
1956 में जाकर किस में शामिल हुआ? राजस्थान में शामिल हुआ। और इस तरीके से जो अपने राजस्थान का नक्शा देखते हैं, राजस्थान का नक्शा का वर्तमान स्वरूप, ये कब क्लियर हुआ? ये 1 नवंबर 1956 को क्लियर हुआ। ठीक है भाई। तो देखिए छोटे मोटे कंफ्यूजन कई बार हो जाते हैं, और मैं बार बार इस डेट देख के कंफ्यूज हो गया, तो मैं इन दो डेट की बात करनी थी। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए ना। तो वापस से बता देता हूँ कि सिरोही को जो है वो किसको दिया गया था? गुजरात को दिया गया था। लेकिन वहां के लोगों ने आंदोलन किया कि नहीं भी, हमें तो राजस्थान में शामिल होना है। और आखिरकार सिरोही के लोगों की बात मानते हुए सिरोही को राजस्थान में दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा झोल हो गया, क्या कि माउंट आबू जो हिल स्टेशन वाला एरिया है उसको अभी भी गुजरात में रख दिया गया। और बाद में 1956 में जाकर माउंट आबू जो है वो राजस्थान हुआ, और इस तरीके से राजस्थान का ये वर्तमान स्वरूप जो है वो हमारे सामने आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये वर्तमान स्वरूप या अंतिम चरण जो राजस्थान के एकीकरण या इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, उसकी तारीख है। ये राजस्थान दिवस जो है, ये राजस्थान का चौथा चरण पूरा हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का छठा चरण हुआ था। और इसी इसी डेट को पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे राजस्थान का नाम अधिकृत या ऑफिशियली क्या रख दिया गया? राजस्थान रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट आज के वीडियो का अपना जो है वो है कि भाई ये राजस्थान के लिए जो भाषा है उसके लिए राजस्थानी भाषा शब्द किसने दिया? तो देखिए, जैसे कर्नल जेम्स टॉड थे वैसे ही एक जॉर्ज गियर्सन थे। कौन थे? जॉर्ज गियर्सन। ये जॉर्ज गियर्सन जो थे वो भारत की भाषाओं में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। इन्होंने देखा यार, भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, और भाषाओं के बाद इतनी सारी बोलियां बोली जाती है। हर 10-15 10 एक कोस पे बोली चेंज हो जाती है, बदलने का स्टाइल बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं। जैसे भाई मैं हनुमानगढ़ भादरा से हूं, तो मेरी जो मारवाड़ी है उसमें थोड़ा सा हरियाणवी टच आता है। ठीक है। और ये बीकानेर जो है यहाँ पर थोड़ी सी अलग है, कायम भायला इस तरीके से चलती है। और जयपुर साइड में आपने देखा होगा कि अंडे राउं छू बंडेर जाऊं छू, इस तरीके से थोड़ी सी चेंज हो जाती है भाषा। ठीक है। और अपने दक्षिण जो राजस्थान है उसकी जो भाषा है वो अपने को समझ ही नहीं आती, जो अपने नॉर्दर्न राजस्थान का है, और अपनी भाषा थोड़ी उनको समझ नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं हॉस्टल में रहा करता था तब की एक बात बताता हूँ। तब करौली साइड का मेरा एक फ्रेंड था, जूनियर था, तो सामान था हमारे पास, तो मैंने उसको कहा कि यार सामान चक ले। तो वो मेरे को देख रहा है कि क्या करूं, मैंने कहा यार सामान चक ले। तो वो कहता क्या करूं, और फिर मेरे को लगा यार अच्छा इसको समझ नहीं आ रहा चक ले क्या होता है। तो मैंने कहा भाई तू सामान उठा ले। तो वो कहता अच्छा अच्छा। तो हमें कोई सामान जाना था, तो 4-5 बैग थे हमारे पास, तो दो एक बैग मैंने लिए, दो एक बैग उसने लिए। तो वो समझा नहीं इस बात को। तो भाई इससे पता चलता है कि भाषा एक अलग चीज है, फिर बोलियां अलग चीज है, बोलियां बहुत ज्यादा भाषाएं चेंज हो जाती है। तो इनमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी किसको? जॉर्ज गियर्सन को। और इन्होंने क्या किया, भारत की जितनी भी भाषा और बोलियां हैं उन पर एक साइंटिफिक अध्ययन किया, और 1913 में एक पुस्तक लेके आए ये, क्या? लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के लिए या राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया वो था राजस्थानी। तो आई होप ये चीजें आपके एकदम क्लियर हो गई है। राजस्थान का नाम, राजस्थानी भाषा का नाम, इसके जुड़े हुए जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो आपके एकदम क्लियर हो चुके हैं। तो बिल्कुल नोट्स में पॉइंट टू पॉइंट अपने चले हैं, नोट्स में एकदम पॉइंट टू पॉइंट चले हैं। तो आप जो है नोट्स की पीडीएफ जो है उसे डाउनलोड कर लेना। कहाँ मिलेगी? अपने कहाँ पे मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, सिविल प्रिपरेशन बीकानेर। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भी। ठीक है। तो आई होप सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर है। रूप से कब रखा गया? अपने ने कुवले राजरूपक वीरभान रत्न की
कौन से शिलालेखों में मिलते हैं, किसको किसको जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन माना जाता है, इसे क्यों नहीं माना जाता है। इसके बाद में लॉर्ड वेलेस्ली की बात कर ली, हेस्टिंग की बात, सहायक संधियों की बात कर ली, सहायक संधि किसने की राजस्थान में सबसे पहले, उनकी बात कर ली। ठीक है, आश्रित पार्थक की अधीन सहयोग के संधियों की बात कर ली। बताना है कि अंतिम शासक कौन था या अंतिम रियासत कौन थी जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, और मरुकांतर और सॉरी मरुकांतर जो है उस पे बात कर ली, मरुभूमि पे बात कर ली। तो ये सारी चीजें अपने एकदम क्लियर हो चुकी है, सारी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आई होप क्लास, आज की क्लास एकदम आपके दिमाग में छप चुकी है। और चाहो तो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीजों के। क्लास वैसे तो एंड हो चुकी है, लेकिन स्टिल अगर आप चाहो तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो फिर से अगले जो अपना चैप्टर है या अगला जो अपना वीडियो है उसमें अपने राजस्थान की आकृति और राजस्थान के क्षेत्रफल पे चर्चा करेंगे। और आई होप आज की क्लास एकदम दिमाग में क्लियर है, नोट्स में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेगी वो एकदम क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से वही कहूँगा भाई, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से आपके लिए नोट्स लेके आ रहा हूँ, बहुत मेहनत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कोई कमी बेशी रह जाएगी, लेकिन आपकी मेहनत में कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए। मेरी मेहनत है, ठीक है, मैं पूरी करूंगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आपकी मेहनत है, आपको करनी है। और बदले में मुझे क्या चाहिए आपसे, तो आप मेरे को गुरु दक्षिणा में आपका सिलेक्शन चाहिए भाई, एकदम क्लियर चीज है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके सिलेक्शन तक आप और मैं दोनों मेहनत करते रहेंगे। और आरएस का जो एग्जाम है तब तक अपने लगातार इस चीज को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। और अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे भी वीडियोस धीरे धीरे लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो राजस्थान ज्योग्राफी अभी चल रही है, इसकी चिंता छोड़ दो। और किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल आपके क्लियर है अभी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।